सब एक पॉलिटिकल कन्वीनियंस का वो अलायंस है। जंगल राज और भ्रष्टाचार के साथ कभी विकास नहीं हो सकता। नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा। सियासी गलियारा भी अजीब गलियारा है। सिद्धांतों की बात करने वाली सियासत कब सिद्धांतों को तिलांजलि दे दे पता ही नहीं चलता। कल तक गलबहियां करने वाले एक झटके में साथ छोड़ देते हैं और सवाल उठाते हैं उन्हीं सिद्धांतों पर जिसका ताना बाना बुनकर आज वो कुर्सी पर काबिज हैं। जाहिर है, सिद्धांत जनता के लिए नहीं बल्कि स्वार्थ की पूर्ति के लिए बनते हैं और पूर्ति के लिए ही टूटते भी हैं। यहाँ से शुरू होती है पार्टियों की परिपाटी, जिसका बदलना बदस्तूर जारी है। आज हम इन्हीं सिद्धांतों के समंदर में डुबकी लगाने की कोशिश करेंगे। सब एक पॉलिटिकल कन्वीनियंस का वो अलायंस है। जंगल राज और भ्रष्टाचार के साथ कभी विकास नहीं हो सकता। बिहार में इस बार का चुनाव हर बार के चुनाव से थोड़ा अलग है। केंद्र में विकास का मुद्दा है, लेकिन धुरी पर सामाजिक न्याय की आड़ में वो सारे मुद्दे घूम रहे हैं जो सदियों पुराने हैं। 17 सालों तक बीजेपी के साथ रहने वाले नीतीश आज बीजेपी के सिद्धांतों पर सवाल उठा रहे हैं। लालू के शासनकाल को ढाल बनाकर सत्ता के शतरंज में 2 बार बाजी मारने वाले वही नीतीश आज लालटेन की लौ को तेज करने की लॉबिंग कर रहे हैं। सवाल बीजेपी के सिद्धांतों पर भी है, क्योंकि कल तक विकास पुरुष की शक्ल में दिखने वाला शख्स का चेहरा आज उनके लिए धुंधला दिख रहा है। आखिर क्यों? वैचारिक एकता तो है नहीं, वैचारिक एकता नहीं है। सब एक पॉलिटिकल कन्वीनियंस का वो अलायंस है, इसलिए उसमें तो इस तरह का उठापटक चलता रहेगा। एनडीए में सीट बंटवारे पर रूठने मनाने के सिलसिले को सहूलियत की सियासत से जोड़कर सीएम नीतीश देख रहे हैं। लेकिन सवाल है कि बिहार में सहूलियत की सियासत कौन नहीं कर रहा है। सवाल का जवाब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के इस बयान में नजर आता है। कोई वैचारिक एकता तो है नहीं, वैचारिक एकता नहीं है। सब एक पॉलिटिकल कन्वीनियंस का वो अलायंस है, इसलिए उसमें तो इस तरह का उठापटक चलता रहेगा। श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है, 12 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस के साथ जाकर वो बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वादा कर रहे हैं। और जंगल राज ये शब्द जिनके शासन के कारण प्रसिद्ध हो गया और ये नाम स्वयं नीतीश कुमार जी ने एक जमाने में दिया था, वो लालू जी को साथ में लेकर वो अपराध मुक्त बिहार का वादा कर रहे हैं। बिहार की जनता समझ रही है, जंगल राज और भ्रष्टाचार के साथ कभी विकास नहीं हो सकता। एक और तो ये मजबूरी वाला गठबंधन है। यानी सहूलियत की सियासी सागर में सभी डुबकी लगा चुके हैं और इस सियासत से कौन अछूता है। पहले नीतीश की बात करते हैं। 2005 के चुनाव में नीतीश कुमार सत्ता में आए तो लालू के कथित जंगल राज के खिलाफ, लेकिन आज नीतीश लालू के साथ है। नीतीश हमेशा समाजवादी विचारधारा से खुद को जुड़ा बताते हैं, लेकिन वो उस कांग्रेस के साथ चले गए जिस विचारधारा के खिलाफ समाजवादियों ने लड़ाई लड़ी। नीतीश बीजेपी के साथ 17 सालों तक रहे, लेकिन आज बीजेपी की विचारधारा पर सवाल उठा रहे हैं। एनसीपी सांसद तारिक अनवर भी मानते हैं कि नीतीश किसी विचारधारा की वजह से नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष के कारण बीजेपी से अलग हुए। आज नीतीश कुमार जी का अगर देखा जाए उनका इतिहास, तो शायद उनका राजनीतिक जीवन का आधा हिस्सा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गुजरा है। और आज भी मैं ये मान के चलता हूँ कि उनका विरोध भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से नहीं है, उनका विरोध व्यक्ति विशेष से है। जिस दिन नरेंद्र मोदी बदल जाएंगे या उनको प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे, उनकी जगह कोई दूसरा बन जाएगा, तो उसी दिन इनकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी और ये फिर भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लेंगे। साफ है, नीतीश के उठाए हर कदम सहूलियत भरी सियासत की ओर इशारा करते हैं। बात बीजेपी की। बीजेपी के नेता बिहार में नीतीश को कल तक पीएम मटेरियल बताते थे, लेकिन आज उन्हें विकास विरोधी बता रहे हैं। पिछले चुनाव में रामविलास पासवान को बीजेपी कोस रही थी, लेकिन आज साथ साथ है। सीएम के तौर पर जीतन राम मांझी के विवादित बयानों को लेकर बीजेपी उन पर हमला करती रही है, लेकिन आज मांझी के सहारे सियासी नैया पार करने की कोशिश है।
जाहिर है बिहार की सियासत में सिद्धांतों को तिलांजलि देकर सहूलियत की सियासी सागर में सभी ने डुबकी लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी विषय पर ज्यादा चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजेश्वर राज जी, नेता बीजेपी, नीरज कुमार जी, विधान पार्षद जेडीयू, भगवान सिंह कुशवाहा साहब, महासचिव आरजेडी, और सुकांत नागार्जुन साहब, वरिष्ठ पत्रकार। हम सबों का स्वागत करते हैं। लेकिन सबसे पहले, बहुत अनुभवी हैं सुकांत जी, बहुत कुछ सीखना है मुझे आपसे भी। समझना चाहते हैं क्या कारण होता है, क्यों इस तरीके से फेरबदल होते हैं, क्यों ये जो पार्टियां हैं उनमें परिपाटी एक चलती है, एक सिद्धांत को टो करते हैं, उसे छोड़ते हैं, दूसरे सिद्धांत को अपनाते हैं। देखिए, आज से 50 साल पहले राजनीति में नीति बहुत महत्वपूर्ण एक तत्व होता था, और धीरे धीरे जब गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई तो वो राजनीति में राज पहले आ गया और नीति पीछे पड़ती चली गई, और इस कदर पीछे पड़ती चली गई कि अब आप ये नहीं कह सकते हैं कौन सी पार्टी कल को किसके साथ रहेगी, कल को किसके साथ जाएगी। एक तत्व ये है। दूसरा है क्या कि जो मध्यमार्गी पार्टियां हैं उनमें जनतांत्रिक व्यवस्था धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। उसमें कोई एक व्यवस्था नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे के विचार के आदान प्रदान का अब बचा नहीं है। तो एक सुप्रीमोवादी कल्चर राजनीति का, आज की राजनीति का, खास करके क्षेत्रीय राजनीति का एक बहुत बड़ा तत्व बन गया है और निर्णायक तत्व बन गया है। वैसे में नेता की इच्छा जो होती है वो सर्वोपरि हो जाती है। नेता अगर चाहता है कि हम कांग्रेस को सपोर्ट करें तो कांग्रेस के साथ पार्टी चली जाती है, वो चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएं तो उसके साथ चली जाती है। मतलब सत्ता सबसे निर्णायक तत्व है और उसके कारण नीतियां धीरे धीरे विलग होती जा रही हैं, उसका क्षरण हो रहा है। तो वैसी स्थिति में आप ये उम्मीद नहीं किसी पार्टी से कर सकते हैं कि कल को वो कहाँ रहेगी। नीतियों का निर्धारण यानी कहा जाए वो सत्ता पर पूरी तरह से आधारित होता है। नीरज जी, आपसे यहाँ टिप्पणी चाहते हैं। आपकी पार्टी भी अपवाद नहीं है। आरोप नीतीश जी तो लगा रहे हैं, लेकिन शायद अंदर झांक करके नहीं देख रहे। देखिए, राजनीति संक्रमण काल में है और लोकतंत्र भी संक्रमण काल में है। हम लोग तो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, हमारी तो क्षेत्रीय ताकत है। जब राष्ट्रीय पार्टियां सुविधा के अनुसार तर्क देती है, जैसे लालू जी की आलोचना करते हैं अमित शाह जी, रामकृपाल जी को एक आत्म मानवतावाद पढ़ा करके लाए, है ना, ये व्यवस्था है। तो ये परिस्थिति होती है कि पार्टियों के अंदर में, लेकिन यह महत्वपूर्ण पक्ष है। एक दूसरा पक्ष उसका है कि यह सही है कि क्षेत्रीय पार्टियों में बड़े नेता का जो वैचारिक पक्ष होता है वही मजबूती के साथ लागू होता है, यह आम तौर पर देखा जाता है। लेकिन कार्यकर्ता उसको ग्रहण करते हैं, यह भी महत्वपूर्ण पक्ष है कि अगर नेता निर्णय लेते हैं तो कार्यकर्ता भी उसके अनुसार उसका अनुसरण करते हैं। तो इसको किस रूप में देखा जाए? बाइंडिंग होता है क्या? नहीं, कोई बाइंडिंग नहीं हो सकता है। विधायकों पर बाइंडिंग हो सकता है, लेकिन कार्यकर्ता भी अगर स्वीकार कर रहे हो तो इसका मतलब है कि उनको नेता पर अटूट विश्वास रहता है कि उनके द्वारा तयशुदा नीतियां हमारे राजनीतिक दशा और दिशा को निर्धारित करेगी, इसलिए बेहतर लोग मानते हैं, इसलिए ऐसा होता है। ये निर्णय आमतौर पर जो होता है, मैं समझने के ख्याल से आपसे पूछ रहा हूँ, दूसरा सवाल इसी में, ये निर्णय आमतौर से जो होता है टॉप टू बॉटम होता है, ऊपर लिया जाता है, नीचे तक धीरे धीरे उसको कैस्केड किया जाता है? नहीं, देखिए, नेताओं का जो बयान होता है, जो बड़े नेताओं का बयान होता है, जो राजनीतिक जो चरमोत्कर्ष पर जो बयान आता है, तो वो बयान का विश्लेषण जरूर कार्यकर्ता करते हैं और विश्लेषण के आधार पर वह अपनी राय और मनोदशा बनाते हैं। उसके आधार पर पार्टी की नीतियां तय होती हैं। उनके द्वारा दिए गए मंतव्य को जब तक ग्रहण नहीं करेगा कार्यकर्ता नीचे स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर, तब तक वह पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास कैसे करेगा, भरोसा कैसे करेगा? यानी वही डिसीजन मेकिंग एट द टॉप और उसका कैस्केडिंग नीचे तक। लेकिन यहाँ पर दूसरा सवाल ये भी हम आपसे करना चाहते हैं नीरज जी, कि जो जनता आपको सत्ता पे बिठाती है, उस जनता की राय कभी लेने की सोचते हैं, या कोई ऐसा आपको लगता है कि एक प्रोसेस होना चाहिए जिसमें जनता की राय एक बार फिर से लेनी चाहिए अगर कोई हम जबरदस्त यू टर्न ले रहे हैं अपने निर्णय से, तो या जो मैंडेट मिला था जिस मुद्दे को का आंदोलन इस देश के अंदर चलता रहा है जी, 74 आंदोलन की यह बुनियादी नारा था, राइट टू रिकॉल। जनप्रतिनिधियों को वापस लेने का अधिकार जनता को मिलना चाहिए। लेकिन अभी चुनाव आयोग की जो टीएन सेशन के समय से जो प्रक्रिया हुई,
एक सुधार की प्रक्रिया। अब नोटा तक हम लोग पहुंचे हैं, अभी उस स्थिति में हम पहुंचे नहीं है। पूरे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह परिपाटी लागू हुई नहीं। वह लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए बहस का विषय अलग है, लेकिन 74 आंदोलन का एक महत्वपूर्ण नारा था ये कि प्रतिनिधि वापसी का अधिकार भी जनता को मिलना चाहिए। वह अब तक नहीं मिला है। तो जहां तक चुनाव आयोग ने कदम उठाए हैं उसका स्वागत लोग कर रहे हैं। अब आगे की सुधीले, आगे जब समय आएगा तो इस पर विचार होगा। सवाल कोई नया नहीं होगा राजेश्वर राज जी आपसे, लेकिन आपसे ही समझना चाहते हैं। मैंने इनसे कहा जदयू से कि आपकी पार्टी अपवाद नहीं है, भाजपा भी कहीं ना कहीं अपवाद नहीं है। जो आरोप आज नीतीश जी ने लगाया कि कन्वीनियंस की राजनीति आज की तारीख में हो रही है, शायद यही एक कारण है कि आज की तारीख में लोजपा आपके साथ है। लोजपा ने मजबूर कर दिया था, सरकार गिरा दिया था महज एक सीट को लेकर के। तो कन्वीनियंस की राजनीति आपकी तरफ भी हो रही है, उस तरफ भी हो रही है? नहीं शिवपूजन जी, जो आज बिहार की राजनीति है और जिस ओर जिसकी चर्चा अभी बड़े भाई नीरज जी कर रहे थे, आज नीतीश कुमार जी को कहाँ लोकतंत्र पे भरोसा है? यदि भरोसा होता तो जो जनता प्रतिनिधि चुनकर जिन विधायकों को भेजी है सदन में, कभी आज तक नीतीश जी ने कार्यकर्ता की बात छोड़ दीजिए, हम उनके विधायक भी रहे हैं, कई विधायकों से भी राय नहीं ली जाती रही है। और नीतीश कुमार जी ने तो यहाँ तक विधायकों को चोर तक समझा दुनिया में। बिहार पहला ऐसा राज्य है जहाँ विधायकों के नेता जिनकी ताकत पर मुख्यमंत्री बनते हैं, उन विधायकों को चोर तक नीतीश कुमार जी ने बनाया। और आज जिस ओर बिहार को ले जाने की कोशिश नीतीश कुमार जी के द्वारा की, जिन सवालों को लेकर 2000 समता पार्टी का स्थापना हुई थी, और समता पार्टी के स्थापना के काल से लेकर और आज तक भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ, और नेता जिन नीति सिद्धांतों की बातें करते रहे, स्पष्ट कहते थे कि बिहारी कहलाना जो अपमान का विषय है, हम उसे गर्व का विषय बनाएंगे। और जिसे नीतीश कुमार जी किनके चलते वो अपमान का विषय था, बिहारी कहलाना अपमान का विषय था, और आज गर्व किसके चलते बना? जिस भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से यहाँ तक पहुँचे और बिहार जो एक पटरी पर चल रहा था, उन सिद्धांतों को भुटभुलाकर नीतीश जी आज पुनः बिहार को उस ओर ले जाना चाहते हैं, उस जंगल राज की ओर, जिसकी व्याख्या खुद नीतीश जी के कहते नहीं थकते थे। यानी कि जो आरोप आज नीतीश जी ने लगाया कि पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस, ये आपको लग रहा है कि ज़्यादा उनके ऊपर लागू होता है? बिल्कुल उनके ऊपर लागू होता है। यदि नहीं होता तो जिसकी चर्चा वो करते हैं कि हम आदरणीय जयप्रकाश नारायण की कोख के आंदोलन से पैदा हुए हैं, और आज फिर उन्हीं जयप्रकाश जी को भूल गए, और जिस कांग्रेस के खिलाफ लगातार लड़ते रहे, आज नीतीश कुमार जी उन्हीं के शरण में भ्रष्टाचार, भगवान सिंह कुशवाहा जी कांग्रेस के शरण में गए हैं। भाजपा का आरोप आपने सुना? हम दरअसल ठीक ही नीरज जी ने कहा कि आज की जो स्थिति है बिहार में, देश में, कि राजनीतिक तौर पर एक संक्रमण काल से गुजर रहा। नीतियाँ पीछे है, सत्ता आगे है। मैं इस बात से सहमत हूँ, और मेरा इसमें एक ही राय है कि दरअसल जो क्षेत्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए तो गठबंधन कर रहा है, लेकिन बड़ी पार्टी की क्या मजबूरी है कि वैसे दल के साथ भी गठबंधन कर रहे हैं जिनके खिलाफ वो बरसों से लड़ाई लड़ा है, या हाल के दिनों में उनके बयान दीजिएगा। आप उसमें उदाहरण ले लीजिए कि यही रामविलास पासवान जी थे, एक वोट के लिए देश के प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी सरकार गिर गई थी। और पाकिस्तान के जब दौरे पर गए थे तो वहाँ के राष्ट्रपति से बाँह उठा करके कह रहे थे कि मैं हूँ रामविलास पासवान, जो एक वोट के लिए गोदरावाला कांड पर मैंने सरकार गिरा दिया, देश की सरकार गिरा दिया। यानी बड़ी पार्टी से तात्पर्य आपका भाजपा से? ऐसी स्थिति में भी उन्होंने, बड़ी पार्टी से तात्पर्य आपका भाजपा से है? बड़ी पार्टी भाजपा है ना जी, और भाजपा ने ऐसे लोगों के साथ बड़ी पार्टी कांग्रेस भी है, कांग्रेस भी है, वही इसीलिए मैं कह रहा हूं, टू साइड्स ऑफ द कॉइन। मैंने बीजेपी के साथ जो गठबंधन करने वाली ताकतें हैं, एक जमाने में वो ताकत बीजेपी को गाली देने वाली है, यहाँ तक कि केंद्र में सरकार गिराने वाली है। ऐसे लोगों के साथ भी कोई दूर दूर तक विचारधारा कोई तालमेल नहीं खाता है। हम लोग का जो गठबंधन है, बात सही है कि कांग्रेस के खिलाफ समाजवादी पार्टी लोगों ने लड़ा है, लेकिन मैं समझता हूँ देश का सवाल है और देश विभाजन के कगार पर है। वैसी शक्तियों के खिलाफ, बड़े दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए छोटे दुश्मनों के साथ भी संधि की जाती है लड़ाई में। हमने बहुत कोई बेकार नहीं किया है कांग्रेस के साथ। कॉमन लॉजिक जो दलील दी जा रही है राजद के द्वारा, क्या डज इट अपील टू द कॉमन लॉजिक? सुकांत जी, ये तो जैसे सुविधा के हिसाब से राजनेता दल बदलते हैं, गठबंधन बदलते हैं, उसी से दलील भी गढ़ते हैं। ये दलील बहुत तार्किक नहीं है।
एक तो बात मैं भगवान सिंह कुशवाहा जी की इस बात को थोड़ा मैं इसको साफ कर दूं कि गोधरा कांड पर वाजपेयी की सरकार नहीं गिरी थी कभी। वाजपेयी की सरकार जिस एक वोट से गिरी थी वह 98 की सरकार थी और दूसरे कारणों से गिरी थी। वो गोधरा तो 2002 के बाद का है। रामविलास जी उसमें यह बात ज़रूर है कि एनडीए से अलग हो गए थे गोधरा कांड के बाद। अब उनका तर्क ये है कि उसी वजह से अलग हुए जिन कारणों से अलग हुए हों, लेकिन अलग हो गए थे। खैर ये दूसरी बात हो गई। लेकिन मुझको लगता है क्या कि जनता की तो बात जाने दीजिए, राजनीतिक दलों ने भारत में खास के हिंदी पट्टी में कार्यकर्ताओं का भी राजनीतिकरण उसने नहीं किया, बंद हो गया। 1974 के बाद से कोई राजनीतिकरण की कोई व्यवस्था नहीं है और कार्यकर्ता नाम का समूह जो है वह समूह सुविधाओं से ही पैदा हो रहा है। आप किसी पार्टी संगठन को देखें, कुछ संगठन की क्या स्थितियां हैं। हर पार्टी में 200, 300, 400, 500 ऑफिस बेयरर होते हैं। वो ऑफिस बेयरर कौन है? उनके सामाजिक उनकी पृष्ठभूमि को आप देखें, उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि को देखें, उनकी राजनीतिक उनके आचरण को देखें, राजनीतिक आचरण को देखें तो आपको लगेगा कि इसमें वो लोग ज़्यादा हैं जिन लोगों के लिए राजनीति पेशा है, बेनिफिशियरीज हैं या फिर बेनिफिशियरी हैं जो या तो दूसरे ढंग के काम करते हैं जो राजनीतिक कार्य नहीं है। तो ये समूह जो होता है ये एक माहौल बनाता है, नेता को उठाता है, बैठाता है। तो इसको अगर कार्यकर्ता आप कहेंगे तो ठीक है, वो सही बात है, लेकिन संगठन है कहाँ? एक आदमी की बात आपने कही है, थोड़ा सा और समझते हैं। यानी कि सवाल को मैं कुछ इस अंदाज में आपके सामने लाना चाहता हूं ताकि मैं पूरी तरह से इस विषय को समझ पाऊं। यानी कि आप कह रहे हैं कि ये जो समूह 200 या 300 लोगों का है, कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिस्ट भी है। बिल्कुल, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो अपॉर्चुनिस्ट हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सारे के सारे लोग वैसे होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी राजनीति जो है, जिनके लिए लाभ का तत्व है, वो सेवा नहीं है, कोई मिशन नहीं है उसके साथ कमीशन है। अब कमीशन जिस अर्थ में हो, मिशन नहीं है। और कमीशन से बहुत मतलब दूर नहीं रह सकते हैं नीरज जी। मिशन कमीशन में अंतर है जी। आप भी नौकरी तो मिशन है कहाँ? आपका क्या मिशन? मेरे लिए तो मिशन है, मेरे लिए तो मिशन क्या उसके पीछे मेरी कंपनी कभी नहीं कहती है केदारनाथ पैदल चले जाओ, मैं जाता हूँ जी। मैं कह रहा हूँ आपको, मेरी कंपनी मुझे कभी नहीं कहती केदारनाथ पैदल चले जाओ, चॉपर मिलेगा तब जाएगा ये, लेकिन मैं जाता हूँ, मेरे लिए मिशन है। माफ करेंगे आप इत्तेफाक ना रखें, लेकिन मेरे लिए तो मिशन है। 9वीं से लिख रहा हूँ इसलिए मेरे लिए मिशन है। आपके लिए समझना मैं बहुत ज़रूरी है ये कि आपका मिशन और कमीशन, इसमें कोई फर्क है भगवान जी? आपको लग रहा है? सीधा बात बोलते हैं, नागार्जुन जी की हम कदर करते हैं, लेकिन कार्यकर्ता भी मिशन है। कार्यकर्ता मिशन से काम करता है। मिशन है। मैं आपको थोड़ा सा कुछ आपके ध्यान में हाल के ही दिनों से कुछ चैप्टर्स पुराने इतिहास के जो है वो पन्ने उलटता हूं। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले लालू जी का यहां पर आना याद होगा। रिक्शा पे चढ़ करके वो किस तरीके से राजभवन मार्च कर रहे थे। आपकी पार्टी में लगभग टूट के कगार पर हो चुकी थी, फिर आनंद फानंद में किसी तरीके से पार्टी को बचाया था, मुट्ठी भर बच गए थे। अब एक्सप्लेन करेंगे आप? तो क्या मिशन, हमारा क्या मिशन था? देखिए मिशन क्या था? बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाली जो ताकत, भाई उस समय ताकत कहां था? लोकसभा चुनाव के पहले है। ये कब आया मिशन? ये तो जानना चाह रहे हैं, मिशन कब आया? मुझे राजनीतिक दल का ये मिशन है और इस मिशन में जो हजार लाखों वर्कर जो लगे हैं, तो ये लाखों वर्कर कुछ और काम में थे आज से कुछ वक्त पहले। आज से तो अब ये कन्वीनियंस की राजनीति हुई या नहीं हुई भगवान सिंह कुशवाहा जी? ये तो बीजेपी से पूछिएगा। नहीं, आपसे क्यों ना पूछें? हमारा नेता तो घोषणा कर दिया। भाजपा से भी पूछते हैं। चलिए दूसरा, पहला इस सवाल पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे राजेश्वर जी आप? हाँ बिल्कुल। थैले साहब को हमने टिकट नहीं देंगे तो बात हो गई है। कहा ये बातें जो बड़ी पार्टियां हैं वो विचार से चलती है, सिद्धांत से चलती है, जिसकी चर्चा आदरणीय नागार्जुन जी ने किया। विचारों और सिद्धांत। आज जब चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कह रहे थे नाराज नहीं है, आहत हैं। देखिए, चिराग जी के मैं बयान से सहमत हूँ। चिराग जी की भी मजबूरियां हैं, चिराग जी के साथ भी वर्कर हैं, और वर्कर का दबाव होता है हमेशा नेता पर कि अधिक से अधिक हमें सीट मिले और हम अधिक से अधिक हमारे चुनाव लड़ें। लेकिन जहां जिस प्लेटफॉर्म पर चिराग जी को बोलना चाहिए कि मैं बिल्कुल सहमत हूं, नाराज नहीं हूं, नाराजगी की बात जो प्रेस के द्वारा प्रसारित की गई, उन्होंने कहा कि मैं इससे सहमत नहीं हूं, इसका खंडन करता हूं।
चिराग जी वो की तो यहाँ मजबूती तक कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनको जो चीज आपने कहा था, जो प्रॉमिस किया था, वो आपने बताया ही नहीं। एकाएक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल होता है और आपने कुछ अलग आपने नंबर्स दे दिए। ये बात कही चिराग पासवान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, यानी कि कहीं ना कहीं ठीक है शुगर कोटिंग जरूर दी चिराग पासवान ने, शुगर कोटिंग जरूर दी, लेकिन पिल तो बिटर ही था, ये मानना पड़ेगा। जी, नेता जो होते हैं अपने कार्यकर्ताओं से बंधे होते हैं और कार्यकर्ताओं का दबाव और मजबूरियां होती है नेता के सामने, इसलिए वो बातें उन मजबूरियों के दौर से उन मजबूरियों के दौर से राजद और जदयू भी जूझा। 100 और 40 देकर के इन्होंने फैसला किया नहीं किया। नहीं, वही मैं बोल रहा हूं ना कि आज कौन ऐसी मजबूरी आ गई, वही मैं बोल रहा हूं कि जो लोग समता पार्टी का स्थापना काल से नीतीश कुमार जी के साथ रहे, संघर्ष करते रहे, आज आप उनकी टिकट काट रहे हैं। कौन ऐसी मजबूरी आ गई? जो बिहार आज एक सुनियोजित तरीके से बिहार चल रहा था। डिफ्लेक्ट कर रहे हैं आप, डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। सवाल अभी आप पर मैंने किया है। चलिए थोड़ा सा सोच लेते हैं, चर्चा को यहीं से उठाएंगे, आप ही से शुरू करेंगे, उसके बाद नीरज जी के पास आएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। सब एक पॉलिटिकल कन्वीनियंस का वो अलायंस है। जंगल राज और भ्रष्टाचार के साथ कभी विकास नहीं हुआ। सब एक पॉलिटिकल कन्वीनियंस का वो अलायंस है। जंगल राज और भ्रष्टाचार के साथ कभी विकास नहीं हुआ। तो ब्रेक के बाद अगर फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं पार्टी की परिपाटी। राजेश्वर राजी, ब्रेक पे जाने के पहले हमने मुख्य आपसे जो महत्वपूर्ण सवाल किया था वो ये कि जो आरोप लगे पॉलिटिकल कन्वीनियंस, उसके अपवाद आप नहीं हैं। चर्चा को आप आगे बढ़ा सकते हैं, जहां तक आपने बात रखी थी उसके आगे। बिल्कुल, हम कहीं भी शिवपूजन जी पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं हैं। हमारी जो विचारधारा से लोग जुड़ने वाले लोग हैं वो आज विचारधारा के साथ हैं। एक एक करके लें। जी। रालोसपा आप पर दबाव बनाती है। कहाँ दबाव बनाती है रालोसपा? कहीं दबाव नहीं बनाई है। घोषणा कर देते हैं कि भाई रालोसपा के जो सुप्रीमो हैं वो मुख्यमंत्री के लायक हैं। नहीं, घोषणा करना, देखिए वही मैं बोला ना कि राजनीतिक पार्टियों को लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार है, स्वतंत्र है, उसको नहीं रोका जा सकता है। लेकिन गठबंधन धर्म की जहां बात है, गठबंधन स्तर पे जहां जिस मंच पर बोलना है वो सारे साथ हैं, कहीं किसी ने विरोध नहीं किया, सबने कहा। आप पहले जीतन राम मांझी जी का विरोध करते हैं, सिलसिलेवार तरीके से जो भी विवादास्पद बयान करते थे, वो जो बयान आए थे आपने उसको मुद्दा बनाया था और आपने आड़े हाथों लिया था जदयू को। आज जीतन राम मांझी जी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। जीतन राम मांझी जी के साथ जब अपमानित तरीके से जनता दलों के नेतृत्व के द्वारा जब हटाने की कोशिश की जाने लगी, एक लोकतंत्र पर बैठे मादरित मुख्यमंत्री को अपमानित करने की कोशिश की गई, उस परिस्थिति में मजबूरन जीतन राम मांझी जी का एक बयान था, मैं समझ गया, ये बार-बार ये सुन चुका हूं कई बार। नहीं, दूसरी बात कि आखिर कौन ऐसी परिस्थिति आ गई जब नीतीश कुमार जी ने फैसला किया कि हम अपने पद से इस्तीफा देते हैं और मैं देश में घूमकर समाजवादी को एक करने का काम करूंगा जी, और मैं पूरे चुनाव तक के लिए मैं जीतन राम मांझी, हम उस पर भी आएंगे, इस चर्चा में उसका भी स्कोप है। लेकिन अभी चूंकि सवाल आपसे कर रहा हूं तो निश्चित रूप में हम ये समझना चाहेंगे कि जिस जीतन राम मांझी जी के तमाम बयानों पर तीखी आपकी प्रतिक्रिया होती थी, जिस जीतन राम मांझी जी के लिए आप ही के पार्टी के कद्दावर नेता रामकृपाल यादव ने यह कहा था कि ठीक अगर उनको हटाने की कोशिश हो रही तो भाजपा फेंस सिटर नहीं होगी, यह बयान आया था। वही जीतन राम मांझी जब इस्तीफा देते हैं तो कहते हैं कि भाजपा से जिस तरीके की उम्मीदें थी, जो भाजपा ने कहा था वो नहीं किया, इसीलिए हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सही या गलत? नहीं सुपरजन जी, मांझी जी क्या बोलते हैं वो मांझी जी की अपनी भावना है, मांझी जी के अपने विचार। कुछ आप लोगों ने सब्जबाग दिखाया तभी तो बोल रहे हो। कोई सब्जबाग नहीं था। मांझी जी के साथ लोकतंत्र की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी मजबूती से खड़ा हुई थी कि बिहार में लोकतंत्र की हत्या नहीं की जा सकती। क्यों कर गए? वोट कर देते। नीरज जी इत्तेफाक रख रहे हैं इस बात से? दो बड़ा बात है, राजेश्वर राजी बोल रहे हैं तो मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि मांझी जी कौन अपराध किए थे कि आप उनको छोड़ दिए? बेचारे महादलित थे, आप लोग उनको चढ़ा उड़ा कर करके इस्तीफा भी उनका हो गया, अब भाजपा में चले गए। तो मांझी जी का सम्मान है कि अपमान है? पहला। दूसरा सवाल मेरा यह है, आपने देखा होगा कि भाजपा का परिवर्तन रथ निकला है, वो तथाकथित परिवर्तन रथ में जीतन राम मांझी जी रामविलास जी उपेंद्र कुशवाहा से हरा झंडा दिखवाए,
और फिर लाल झंडा दिखा दिया कि आपको नहीं चढ़ना है इस पर, और नारा लिखा हुआ है अब की बार भाजपा सरकार। तो ये लोग क्या हैं? अपने सहयोगी जो आपके हैं रालो सप्पा, लोजपा, हम पार्टी, इनको क्या राजनीतिक औकात में रखना चाहते हैं आप? दूसरा, ये सवाल तो आप पर भी कहीं ना कहीं लागू नहीं होता। मैं आ रहा हूं आप पर भी लागू नहीं होता, क्योंकि सीटों को लेकर के रार तो आपके यहाँ भी फंसा था। बिल्कुल, मैं आ रहा हूं। लोकसभा चुनाव के बाद माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि गैर भाजपा मोर्चा हम बनाएंगे, नई परिस्थिति में नए सहयोगी भी हम बनाएंगे। यह सार्वजनिक रूप से कहा, इसको कोई छिपा कर नहीं कहा। लेकिन आपने जब जीतन राम मांझी जी के प्रति इतना प्रेम आपको था, तो आपने क्यों कहा था, इस बात के लिए माफी क्यों नहीं मांगा आपने कि महादलित से महापाप का हिसाब लेंगे? चलिए आप ही से पूछता हूं, सवाल समझ गया। अब आप ही से पूछता हूं, फिर दूसरे सवाल पे आप आइएगा कि ठीक है, नीतीश जी ने उस वक्त जीतन राम मांझी जी को बिठाया इस उम्मीद से सरकार ठीक ठाक चलेगी, मैं एक बड़ा काम अपने लिए ले रहा हूं, समाजवादियों को एक मंच पे लाने का। सीट बंटवारे में आप समाजवादी पार्टी को दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं। भाई तो इसके बारे में बेहतर जवाब तो राजेश्वर राज जी देंगे ना। यादव सिंह का केस क्या है? ये पटना में आते हैं, भाषण देते हैं, और लखनऊ ठीक रहता है, दिल्ली पहुंचते बहुत रातों रात बदल जाते हैं। ओवैसी साहब का आगमन, भाजपा के बड़े नेता का बयान आता है कि वो हमको फायदा पहुंचाएंगे। तो ये जो नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है, देखिए दो मामला है बिहार के अंदर में, एक महत्वपूर्ण है, आपने जो ये कहा कन्वीनियंस की राजनीति, हमारी राजनीति है उन्मादी राजनीति के खिलाफ, इनकी राजनीति है व्यक्ति केंद्रित, कि भाई इसको अपदस्थ करना है, इस महागठबंधन को किसी ढंग से सफलता, आप यह बोलिए ना कि जो भाजपा के विरोध का मोर्चा है उसको अपदस्थ करना है, या नहीं है रणनीति? रणनीति व्यक्तिगत नीतीश कुमार जी के प्रति, लालू प्रसाद जी के प्रति जो व्यक्तिपरक होता है। हमारी राजनीति है कि नहीं उन्मादी राजनीति, जो लोग भाजपा के सहयोग करने वाले होंगे उन लोगों के खिलाफ हम गोलबंदी करेंगे। यह महत्वपूर्ण, कांग्रेस का भी साथ लेना पड़े। बिल्कुल, तो नहीं लालू जी का समर्थन बीजेपी ने नहीं किया है क्या बिहार में? अरे बिहार तारिक अनवर साहब से मैं बात कर रहा था इसी स्टूडियो में, उनका साफ तौर से यह कहना था कि समाजवादी पार्टी और वो जो है खुद एनसीपी इसलिए चिटकी कांग्रेस के साथ। नहीं, बिल्कुल बेबुनियाद, ऐसा नहीं, ऐसा राजनीतिक इतिहास नहीं रहा है। एनसीपी का इतिहास रहा है कि समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है। भाई मामला सीधा सीधी एक मामले से जुड़ा हुआ है जी। कौन है वह एजेंसी जो रात के अंधेरे में वो दिखाता है पेपर और 72 घंटा में बदलाव आ जाता है? बदलाव आता है, यानी कि आप कारण है कहीं ना कहीं ओवैसी, ओवैसी का बयान बड़ा महत्वपूर्ण है। ओवैसी केवल सीमांचल के इलाके में चुनाव लड़ने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की मंत्री का बयान आता है कि वह हमको फायदा पहुंचाएगा। तो किसका ये मशीनरी काम कर रहा है? किसके खिलाफ काम कर रहा है? भगवान सिंह कुशवाहा जी, आपकी टिप्पणी आ गया है। मुद्दा वही है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। शिवपूजन बाबू, हम बता दें कि मांझी जी जब मुख्यमंत्री थे तब भाजपा के लोग मंदिर में जाने से रोक दिया। वो को गंगा जी के नहवाए मंदिर में, ठाकुर जी को। उस समय ये लोग बड़ा गाली गलौज मांझी जी ने बयान दिया था। हाँ, मांझी जी आज ना वहाँ प्रशासन भी कहा कि ऐसी घटनाएं घटी है जी। मांझी जी उपेंद्र कुशवाहा का जो दुर्दशा है बीजेपी में कि सीट भी लोग दे दिया, अब बोल रहे हैं कि कैंडिडेट मेरा होगा, हम जो चाहेंगे। आप दिखा रहे हैं, ये छन्नी को बता रहे हैं छेद है, लेकिन अभी आपकी भी तो चर्चा हम कर लें। दूसरी बात, आपकी भी तो हम चर्चा कर लें। आप दिल्ली से आप तो पीली धोती भेजने वाले थे, क्या हुआ उसका? भाई पीली धोती भेजने वाले थे, क्या हुआ उसका? लोगों ने जो मूर्ति नहीं, वो बात बता, पीली धोती तो राजनीतिक मामला नहीं है, वो सामाजिक मामला है। वे हित नाता है, समझी है, समझियाइन है, वो सब चलते रहेगा जी। अब लेकिन नीरज जी ठीक ही बोले कि रात भर में बदलवा देता है बीजेपी के, वहाँ मशीनरी काम कर रही है। वो वैसी साहब आए हैं तो प्रेशर टैक्टिक्स है। समाजवादी पार्टी बोलती क्यों नहीं कि प्रेशर टैक्टिक्स? ना वैसी साहब बीच में, समाजवादी पार्टी क्यों नहीं बोलती कि प्रेशर टैक्टिक्स है? हमने अपना निर्णय, जो एक समाजवादी एक मंच पे आ रहे थे, 6 की 6 का पार्टियां आ रही थी। अच्छा, कुछ वक्त पहले ही आपको ध्यान होगा कि समाजवादियों
के अंदर से ही इस तरीके की बातें निकलनी शुरू हुई थी कि बिहार चुनाव के बाद ही ऐसा कुछ होगा। ऐसे बयान भी आए थे कि डेथ वारंट पे दस्तखत नहीं करेंगे। अरे भाई, रैली में आ गए, उनके भाई आ गए, भाषण दिए, उनके लोग आए, मंच पर बैठे, फिर यहाँ से चले गए, बोले मेरा पोस्टर में नाम नहीं है, ये नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। यहाँ तो नरेंद्र मोदी के भाई का शासन के खिलाफ आप थोड़ा सा प्रकाश दें। नेताजी के भाई का उनको तो एक होना चाहिए था। काफी पहले जब ये बात हो रही थी कि विलय हो जाना चाहिए, विलय की प्रक्रिया तो कहां चली गई पता नहीं चला। बहुत जोर से अखबारों की सुर्खियां बना था, मीडिया हाईलाइट हुआ था, बयान आ रहे थे लगातार, विलय की प्रक्रिया अब शुरू हो गई, चुनाव के पहले हो जाएगा, सबसे पहले बिहार में ही नींव रखी जाएगी। लगातार बयान आए थे, कद्दावर नेताओं के आए थे, शरद यादव और तमाम लोगों के। विलय की प्रक्रिया तो मतलब पूरी तरह से गुम हो गई। फिर ये बयान आया कि डेथ वारंट पे दस्तखत नहीं करेगी समाजवादी पार्टी। देखिए, ये इसको तो नेशनल पर्सपेक्टिव में देखना होगा। अब समाजवादी हैं मुलायम सिंह जी, और समाजवादी हैं नीरज जी भी हैं, सब कोई हैं, सब कोई लोहिया और जयप्रकाश जी के नाम की चर्चा करते हैं या माला जपते हैं। 3 अलग अलग समाजवादी की हम चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन मुलायम सिंह जी राष्ट्रीय राजनीति में हमको नहीं लगता है बहुत विश्वसनीय रहे हैं कभी जी। वो बराबर अपना पाला अंतिम समय में बदलते रहे हैं, लास्ट मोमेंट में। वो चाहे न्यूक्लियर डील का मामला हो, चाहे राष्ट्रपति पद के चुनाव का मामला हो, या अभी जो गतिरोध हुआ था उसका मामला हो, ये बिहार का चुनाव का मामला हो, भूमि अधिग्रहण पर इस लिहाज से भूमि अधिग्रहण की भी बात भगवान सिंह जी कह रहे हैं, ये भी सही है। तो मुलायम सिंह जी की जो राजनीति है वो उत्तर प्रदेश केंद्रित सुविधा की राजनीति है। वह देखते हैं कि वह उत्तर प्रदेश में इस महागठबंधन से क्या लाभ होना है, नहीं होना है, और उनकी उत्तर प्रदेश की राजनीति कैसी चलेगी, इस लिहाज से उन्होंने कुछ फैसला किया होगा। तो यह एक पक्ष है। दूसरा पक्ष परिवार के भीतर भी है कि समाजवादी पार्टी का अगर जनता परिवार में एक विलय होता है तो उसका जो एक सेल्फ आइडेंटिटी है वह समाप्त हो जाएगा। तो दूर की चिंता है ये। अब ये चिंता कितनी की सफल है, Catch-22 सिचुएशन कह सकते हैं, ये अलग बात है। Catch-22 सिचुएशन, अगर साथ नहीं आए तो अस्तित्व जो है वो विलीन होने का खतरा, जैसा कि भाजपा बार बार कहती है। साथ अगर आ जाते हैं उसमें थोड़ा सा वर्चस्व की लड़ाई। Catch-22 आपको लग रहा है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। Catch-22 लग रहा है। राजेश्वर जी, आपकी टिप्पणी Catch-22 सिचुएशन। मैं वही बोल रहा हूँ जो अभी हमारे बड़े भाई श्रीवान जी और नीरज जी ने कहा कि ये बात राजेश्वर जी को बताना चाहिए कि किन परिस्थितियों में मुलायम सिंह जी ने पाला बदला। ये बात तो इनको समझना चाहिए ना कि यदि मुलायम सिंह जी की एक राष्ट्रीय नेता हैं, कद्दावर नेता है मुलायम सिंह जी, और यदि विश्वसनीय नहीं थे तो लगातार चाहे लालू जी हों, नीतीश कुमार जी हों, आदरणीय शरद जी हों, ये जो ढूंढ पीट रहे थे कि हमारे मुलायम सिंह जी नेता हो गए, समाजवादियों का जो विलय हो रहा है देश में और विलय की प्रक्रिया शुरू होगी, तो जब विश्वसनीय नहीं थे तो आपने उनको नेता कैसे मान लिया? और मुलायम सिंह जी को जब नेता माना और आप यहाँ सीट की बंटवारा कर रहे हैं, एक बार मुलायम सिंह जी से बात तक नहीं किया, आखिर किन परिस्थितियों में? जवाब देना पसंद करेंगे राजद और जदयू? जवाब इस आरोप पर जवाब देना पसंद करेंगे नीरज जी? बिल्कुल बिल्कुल। कंसल्ट भी आपने नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो जनता परिवार का विलय का एक प्रयास था, वह प्रयास सफलीभूत नहीं हुआ। तब हमने महागठबंधन का आकार रूप दिया। और अभी क्यों नहीं हुआ सफलीभूत? थोड़ा सा बहुत उसका कारण वो लंबा 1 मिनट का वो खेल नहीं है। फिर वो 1 मिनट में वो सारी बातें, लेकिन दूसरा पक्ष मैं जो समझ पा रहा हूं आपको बताऊं, लगातार बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से जो बयान हुआ, डेथ वारंट पे दस्तखत नहीं करेंगे। लालू प्रसाद यादव भी इतना जल्दी हो जाता है? शरद यादव जी ने जब यहाँ आते ही कि विलय की प्रक्रिया बिहार से ही शुरू होगी और राजद और जदयू का विलय होगा, बयान था। गोपाल यादव जी के डेथ वारंट के पहले जी गांधी मैदान के स्वाभिमान रैली में शिवपाल यादव जी ने कहा कि नेताजी का संदेश लेकर के आए हैं। महागठ उसके पहले घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका था कि हम कितनी कितनी सीटों पर लड़ेंगे। मैं थोड़ा और पीछे आपको लेके गया था। नहीं, स्वाभिमान रैली के पहले भी इस तरीके के बयान कि आइडेंटिटी जो है लूज नहीं करेंगे, संभव नहीं है, बिहार चुनाव के बाद करेंगे। ये बयान बहुत पहले का। ठीक है, ये जनता परिवार के विलय का कंटेक्स्ट था। लेकिन यह जो डेथ वारंट वाला आया, यह आया जब दिल्ली के मेजर अमित शाह जी से मुलाकात होती है, उसके बाद ये बयान आता है। प्रेशर टैक्टिक्स है, एक आर्म ट्विस्टिंग जिसकी वजह से होता हुआ दिख भी रहा है क्या? नहीं, या उसको पूरी तरह से वो चला गया, मतलब फॉरगॉन कंक्लूजन? किस मामले में? जनता परिवार का विलय? जनता परिवार का या एक मंच पे आना? हम तो कह रहे हैं कि जनता, देखिए बिहार के अंदर में तो जनता परिवार का हो गया,
हमारा राजद का दोनों का तालमेल हो गया, जनता परिवार के दो प्रमुख घटक थे। अब आपका है कि शेष घटक दलों के बारे में, तो यह जनता परिवार के विलय का प्रयास हुआ, वह सफलीभूत नहीं हुआ, लेकिन बिहार में हमने इसको करके दिखाया। जो लोग सोचते नहीं थे कि यह संभव नहीं है, कहते थे कि कौन तय करेगा, वो करके दिखाया। और इसीलिए तो हमारी चर्चा में इस विषय को लेकर के आए कि पॉलिटिकल कन्वीनियंस किसकी तरफ से मजबूरी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, चर्चा को यहीं से उठाएंगे। मुलायम सिंह जी ने सब एक पॉलिटिकल कन्वीनियंस का वो अलायंस है। जंगल राज और भ्रष्टाचार के साथ कभी विकास नहीं हो सकता। सब एक पॉलिटिकल कन्वीनियंस का वो अलायंस है। जंगल राज और भ्रष्टाचार के साथ कभी विकास नहीं हो सकता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बड़ी बहस में स्वागत है। नीरज जी, आप से हम जानना चाहते हैं कि पॉलिटिकल कन्वीनियंस वाली जो बात कही गई, तकरीबन कोई भी पार्टी लग रहा है बिहार में अपवाद नहीं है, कोई सलूशन दिख रहा है क्या आपको? नहीं, देखिए सीधे तौर पे जब तक राष्ट्रीय पार्टियां जनअपेक्षा को नहीं पूरा कर पाई, तब आज ये परिस्थिति पैदा हुई कि क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ। तो ये अगर बड़े व्यापक परिदृश्य में इसको देखें तो क्षेत्रीय पार्टियां कम से कम सिद्धांत की तो बात ना करें भाई। तो कौन कह रहा है? जब राष्ट्रीय पार्टियां जिसको देश चलाने की जिम्मेवारी है, वो सुविधा के अनुसार कह दे कि 10 वर्षों के अंदर विकास नहीं हुआ है, तो 7.5 वर्ष तक बिहार में रासलीला की रामलीला कर रहे थे। क्या आप सुविधा के हिसाब से आप नहीं कहते हैं कि बीजेपी की हिस्सेदारी जो कार्यकाल था जब तक भाजपा आपके साथ थी उसमें कुछ हिस्सेदारी नहीं थी? क्या ये सुविधा की राजनीति नहीं थी? हमने कभी दावा नहीं किया है। हम अगर अटल जी की सरकार में भी रहे तो अटल जी की प्रशंसा हमने किया है। 7.5 वर्ष तक भाजपा सरकार में शामिल रही, हम विकास के मामले में उनकी हिस्सेदारी को नकारते नहीं थे। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बिहारी नेताओं ने चूंकि आने नहीं दिया था विधानसभा चुनाव में, तब चुन चुन कर बदला ले रहे हैं, कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ बिहार में। 7.5 वर्ष तक जो भाजपा कोटे के मंत्री थे, तीस सरकार में रासलीला कर रहे थे, रामलीला कर रहे थे, क्या कर रहे थे? या जवाब देगी भाजपा जवाब देगी? जी बिल्कुल नहीं। अभी नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो गांधी मैदान में रैली हुआ, वहाँ मोदी जी नहीं थे उस मंच पे, आदरणीय लालू जी और नीतीश कुमार जी थे। और लालू जी बड़ा जोर जोर से चिल्ला के बोल रहे थे कि बिहार में इतनी गरीबी है, बिहार में बेरोजगारी है। ये किसके लिए बोल रहे थे? जो लोग बिहार में जिनका शासन रहा, लगातार वो लोग मंच पे थे। कांग्रेस का शासन रहा, 15 वर्षों तक राष्ट्रीय जनता दल का शासन रहा लालू जी, और 10 साल तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार चली यहाँ बिहार में। तो जब आप इतने दिनों के अंदर नहीं कर सके, नीतीश जी ने खुद बोला कि अभी हम तमाम घरों तक बिजली नहीं पहुंचा पाए हैं, तमाम घरों तक पानी नहीं पहुंचा पाए हैं। तो जब नीतीश कुमार जी 65 सालों तक जब आप तमाम घरों में पानी नहीं पहुंचा सके हैं, अभी तक बिजली तमाम घरों में नहीं पहुंचा सके हैं, तो 5 साल में किस मुंह से आप वादा कर रहे हैं बिहार की जनता के साथ? फिर धोखा की बात कर रहे हैं कि मैं घरों तक पानी पहुंचा दूंगा, मैं बिजली पहुंचा दूंगा। आपने यहां तक कहा था कि बिजली में अगर मैं सुधार नहीं करता हूं तो मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा लोगों के बीच में। कहां गया वो आपके वादा? कितने घरों में अभी आज तक आपने बिजली पहुंचा रखा है? मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, 11 जिले जो सबसे पहले बिहार में चिन्हित किए गए थे, जो नक्सल प्रभावित जिले थे, जिसमें मेरा रोहतास जिला भी है। 5 एजेंसियां का टेंडर हुआ है। आज तक जरा बता दीजिए ईमानदारी से, नीरज जी भी बैठे हुए हैं, इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, श्री भगवान भी बिलोंग करते हैं, कितने गांव तक बिजली कंपनियां पहुंचा पाई हैं? भोजपुर यही तो जदयू के लोग भी कह रहे हैं कि आप तो आईना दिखा रहे हैं आज की तारीख में जदयू को। ठीक नहीं, एक दौर था नीतीश कुमार आपको बहुत अच्छे लगते थे, सुशासन पुरुष आप कहते थे। ये कह रहे हैं कि जो नेशनल पार्टी है वही एजेंडा क्यों ना तय करे, वही अपने लीक से ना हटे, अपने कोर आइडियोलॉजी से ना हटे। नहीं, बिल्कुल नहीं हट रहा ना जी शिवपूजन जी। आज भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज बिहार के लिए इतना बड़ा पैकेज देने का काम किया। बिहार के लिए बिजली के मामले में भी आज उतना बड़ा उन्होंने डील किया, बिजली के मामले में भी। तो कहाँ तो स्पष्ट है एजेंडा नरेंद्र मोदी जी का कि बिहार, और कह भी रहे हैं लगातार कि बिहार के विकास के बिना देश का आइडियोलॉजी से पूजन बाबू सुनिए, लालू जी का जो 15 साल की चर्चा लोग करते हैं बीजेपी के लोग,
जदयू के लोग भी करते थे। 15 साल करना बंद किया जदयू के लोग, जदयू के लोग ज्यादा करते थे। 15 साल में तो हम लोग गरीब को 15 साल भैया जिसकी बात सिर्फ भगवान भैया बोल रहे हैं, बोल रहे आप ही बोलिएगा, मैं सिर्फ उसकी बात बोल दे रहा हूँ कि भाजपा के लोग जो कहा आप भी उसमें शामिल थे उस 15 साल की खिलाफत में जो संघर्ष के दिनों में थे, और जनता दल या समता पार्टी का स्थापना उसके खिलाफ हुआ। आज की जो बात आप भी शरीक थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी भी 25 साल की चर्चा किया था। मैं सिर्फ यही बता 15 साल तो लालू जी गरीब को जगाने में लग गया, गरीब को जगाने। हाँ, जहाँ गरीब को लोग लाठी से थुर थुर करके बूथ पर नहीं जाने देते थे, खाट पर लोग नहीं बैठने देते थे, तो उसको जगाते जगाते सुना जाए शिवपूजन बाबू कौन लोग थे, जगाते जगाते 15 साल हो गया। शिवपूजन जो जब जगा तो नीतीश कुमार आए, बूथ कैप्चरिंग की तमाम घटनाएं जो होती थी उस कार्यकाल में सबसे ज्यादा हुई थी। सुनिए कौन लोग थे और अब इसके बाद जब गरीब जग गया तो नीतीश कुमार आ गए, फिर से नीतीश कुमार आ गए, गरीबों को जगाने में वो वक्त लगा दिया। राजद का कहना है कि गरीबों को जगाने में वो 15 साल का कार्यकाल चला गया। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि बूथ तक जो नहीं पहुंचने दिया जाता था लोगों को, उसको बंद कराने की कोशिश की। आप इत्तेफाक रख रहे हैं सुकांत जी? नहीं, ये तो बात जरूर है कि लालू प्रसाद जी ने बिहार में गरीबों को, वंचितों को और सबसे उपेक्षित लोगों को आवाज़ दी, इसमें दो राय नहीं है जी। और बूथ का जो एक स्ट्रक्चर था, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था के तहत वह कुछ खास जगहों पर उसकी व्यवस्था होती थी, वह उसको सुधारने में लालू प्रसाद जी की भूमिका जरूर है। उस भूमिका को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते जी। तो उतना तो हम सहमत हैं इससे जी। और जगह तब न नीतीश कुमार के राज आया, और नीतीश कुमार के राज, लेकिन लालू प्रसाद जी का जो मंडलवाद था, वह 1995 उसका चरम था। 2000 ईस्वी के अगर चुनाव परिणाम को आप देखें तो उस मंडलवाद में बहुत सारे छेद हो चुके थे, और जो संयुक्त बिहार में 1995 में लालू प्रसाद जी 167 सीट लेकर के आए थे 320 में से, और वही 2000 ईस्वी में 100 सीट लेकर के आए। तो वो छेद हो चुका था। वह छेद जो है उस बाद में आप उसको और व्यापक तौर पर देख रहे हैं। तो लालू प्रसाद ने एक आवाज़ तो दी, अब आवाज़ को उपयोग वो कितना कर सके, आवाज का वो कितना इसको सार्थक बना सके। उसके बाद 2005 के पहले जो कैंपेनिंग का पीरियड रहा होगा, बहुत अच्छे तरीके से नीतीश जी ने इस्तेमाल किया होगा। निश्चित किया, तभी ना भाई सत्ता के खिलाफ बोलकर दूसरी सत्ता आती है, ये कोई गलत बात है। सत्ता के खिलाफ कल दोनों भाई आप साथ थे, आज दोनों भाई अलग नहीं हो सकते, फिर दोबारा साथ नहीं हो सकते। लिस्ट जारी करने वाली पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी बट करके फिर जर्मनी बना के नहीं, कहना चाहूंगा ऐसा नहीं होता है शिवपूजन बाबू। ये तो सार्वजनिक है, और यह भी हो सकता है चुनाव के बाद कुछ और सरप्राइजेस हो, जो और मतभेद है उसको भी पाट सकते हैं। और इस मतभेद को सारा मतभेद पट गया है। दिल्ली से हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव मिल रही है, क्या मामला रहा? लगता है कुछ वक्त लगेगा उनको बोलने में, लेकिन हम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अब सबकी निगाहें हालांकि टिकी होंगी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप निष्कर्ष के तौर पर आप कह सकते हैं जी? पूजन जी, जिसकी बात हमारे बड़े भाई श्रीवान जी बोल रहे थे कि लोगों को कुचला जाता था, दबाया जाता था, तो किनका पीरियड था? और यदि जिन लोगों के द्वारा गरीबों की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई थी, तो फिर आप उनके शरण में क्यों गए? आप उन्हीं के साथ आज भी हैं, कल भी थे और आज भी हैं। 1 मिनट से पूजन जी, और दूसरी बात, नतीजों के बाद बिहार में हमारे शरण में और परवान चढ़ सकता है जी। बहुत संक्षेप में दूसरी बात की संभावना हर हमेशा बनी रहती चुनाव परिणाम के बाद जी। जैसे कि 2005 में फरवरी में चुनाव हुआ था, तो हमारे रामविलास जी चाबी लेके घूम रहे थे जी, चाबी खत्म हो गया, और वह उन दिनों मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे थे, और आज कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है। चलिए, आप सबों का स्टूडियो में आने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब एक पॉलिटिकल कन्वीनियंस का वो अलायंस है। जंगल राज और भ्रष्टाचार के साथ कभी विकास नहीं हो सकता।